एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज सता पांडे एंड हम अपना चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है, बैलेंसिंग देखी है केमिकल इक्वेशन से, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील किए हैं। देन उसके बाद हमने एनर्जी चेंजेस देखे थे केमिकल चेंजेस में, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और उनके भी कुछ एकदम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील किए थे, याद है ना। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, मतलब ये वाला जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, पहला आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नजर आ रहा है ना। जब भी आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जब भी दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस या फिर दो से ज्यादा, मान लो अभी जनरल लेकर के बात करते हैं, मान लो एक है बी, एक है सी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। आप चट से पहचान जाओगे देख करके, जब आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2, 3, 4 कितने भी आपको रिएक्टेंट्स नजर आएंगे, और राइट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ एक प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो? तो आप फौरन पहचान जाओगे। देखो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। आपसे पूछता है बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आपको रिएक्शन लिख करके दे देगा, आपको यही देख करके लिख देना है। कई बार आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछेंगे, डेफिनेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बहुत सिंपल है। आप एलएचएस पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, दो से ज्यादा आपको रिएक्टेंट्स दिखने चाहिए, और राइट हैंड साइड पे आप क्या देखोगे कि आपको एक प्रोडक्ट देखना चाहिए। अगर ऐसी रिएक्शन है तो वो क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया? बात समझ में आई? चलो अब हम एक रियल एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिख दूं यहां पे आपके लिए। रिएक्शन इन विच two or more substances, हट जाऊंगी मैं, आपको दिख जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करना, पहले समझो, मैं बोल तो रही हूं ना। रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बताया मैंने आपको, टू गिव अ क्या? सिंगल प्रोडक्ट, टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, यही होता है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब इसे कुछ एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं। अब आप कहोगे इसका रिएक्शन तो इसका एग्जांपल तो हमने कभी नहीं पढ़ा। मैं बोलूंगी मैंने इससे जो जस्ट पहले वाला लेक्चर है उसी में देख लो, मैंने इसका एग्जांपल आपको डिस्कस किया था। फर्क सिर्फ इतना था, तब आपको मैंने उसको एक्सोथर्मिक बताया था। ठीक है, अब आप बोलोगे वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी थी, वही कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। अब जैसे हम आप हैं, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, और ह्यूमन बीइंग में मैं क्या हूँ? गर्ल हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से कोई रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट एनर्जी या फिर एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है, तो साथ साथ वो कॉम्बिनेशन भी तो हो सकती है ना। देखो एग्जाम्पल देखो, CaO, याद आया? CaO को क्या बोलते हैं? इसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने इस पे ऊपर किया था। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्विकलाइन। और जब इसका रिएक्शन होता है किससे? वाटर के साथ, तो क्या बनाता है? बताओ क्या बनाता है? स्लैग्ड लाइन। आपको बार बार इन टर्म्स को प्रोनाउंस करना, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हट गई हूं मैं, आप आराम से देख लो मैंने क्या लिखा है। ठीक है, चलो, और साथ में क्या मिलती है? साथ में क्या मिलती है? इस रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और यहां पर अगर ध्यान से देखो आप, तो रिएक्टेंट्स कितने हैं? अरे देखो, CaO और H2O कितने हुए? 2 हुए। और राइट हैंड साइड में देखो, CaOH ट्वाइस स्लैग्ड लाइन, ओनली वन प्रोडक्ट। यही तो कंडीशन थी ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। और साथ में हीट एनर्जी, इसको थोड़ी ना हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है। ठीक है, तो 2 आपके रिएक्टेंट्स हो गए, एक आपका प्रोडक्ट हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ रखा था इससे पहले कि नहीं? बट आपको बस पता नहीं था। समझ में आई ये चीज? देखो मैं आपको आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको वेरीफाई करवाती हूँ। ठीक है, ध्यान दो, H2 + Cl2। ठीक है, आप अभी इसके ऊपर ध्यान मत देना, मैंने HNu जो लिखा है, ठीक है, इग्नोर मारो उसको। बाकी देखो ये रिएक्शन भी देखो, वेरीफाई करो। अगर आपसे कोई पूछे किस तरीके की रिएक्शन है तो आप कॉम्बिनेशन उसको बताओगे कि नहीं बताओगे?
दो रिएक्टेंट्स मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लो, इसके बारे में बताओ जरा सा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। और देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिख रहा है कि नहीं ध्यान से, ये सब के सब बेटा किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज आपको और बताते हैं, देखो अगर इसी में एक स्पेशल केस बता रही हूं आपको कि अगर ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला था कि दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यही बोला था। अब मैं क्या बोल रही हूं इसी में आगे सुनो, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करें, जो दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे ना, अगर वो दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या हो जाएं, दो एलिमेंट्स हो जाएं, क्या हो जाए बेटा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता होगा, क्लास 9th में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप हमारे चैनल पे उसके मैं क्लास 9 जब आपको पढ़ाऊंगी वहां पर भी मैं बताऊंगी आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने इसको क्लास 9th में भी देखा है, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तब उसको स्पेशली हम लोग क्या बोल देंगे, सिंथेसिस रिएक्शंस। क्या बोल देंगे, सिंथेसिस रिएक्शंस। हालांकि आपकी एनसीईआरटी ने इसको कोई स्पेशल तवज्जो तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ अलग नहीं है जो ध्यान रखने में दिक्कत होगी आपको। इसी का एक केस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो N2, मेरे को बताओ ये एलिमेंट है कि नहीं है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या दिख रहा है आपको, एलिमेंट ही तो है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसी का मॉलिक्यूल ही तो है N2, है कि नहीं। उसी तरीके से ये भी एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होंगे तब इसको हम लोग स्पेशली क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस। आपसे कोई बोले कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में कौन सा, सिंथेसिस, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में अगर आप कॉम्बिनेशन समझ रहे हो तो बहुत ज्यादा समझ रहे हो, एनएफ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको। चलो अभी और देखो, इतने ही एग्जाम्पल्स नहीं है कॉम्बिनेशन के कि हाँ बस हो गया, अभी हम लोग लेक्चर्स में बहुत सारी रिएक्शंस करते जाएंगे। मैं वहां पे आपसे पूछती चलूंगी, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। ढेर सारी रिएक्शंस आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 3-4 दे दिए, समझ रहे हो ना। चलो कॉम्बिनेशन आपका फिनिश हो गया है। इस पे आई थिंक कोई एग्जाम्पल है, हाँ चलो चलो चलो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, एकदम लेटेस्ट। मैंने सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। आपको देखने में ज्यादा इजी हो जाए, ऐसा नहीं तो मैम बहुत पहले आया था, अभी एकदम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो भी अभी आपने पढ़ा है ना, बस इसी के ऊपर मैं हट जा रही हूँ। आप एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ आपके साथ साथ। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। सबसे पहले क्विक लाइम चिक के मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसको ध्यान रखना, क्विक लाइम नहीं भूलना है, ठीक है। देखो ये क्विक लाइम कॉमन से ही आपको बुला रहा है, अगर आपको कॉमन नहीं पता है नेम उसका और सिर्फ फॉर्मूला पता है तब भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो क्विक लाइम और स्लैग लाइम, ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो। चलो क्विक लाइम क्या होता है पहले तो यही बता दो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और आपका स्लैग लाइन क्या होता है बताओ, स्लैग लाइन CaOH ट्वाइस, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। क्या केमिकल रिएक्शन होती है क्विक लाइम और वाटर की, अभी जस्ट हमने देखी, हमने एक्सोथर्मिक में भी देखी, हमने कॉम्बिनेशन में भी देखी, फिर से देख लेंगे। कौन कौन होता है, CaO में H2 ऐड किया जाता है। चलो देखते हैं कौन सी सही है। H2 भी बनता है क्या इस रिएक्शन में, H2 भी बनता था क्या, जरा ऊपर देखो, H2 भी बना है क्या, नहीं बना है ना। तो जिसमें H2 बन रहा है पहली बात वो ही, उनको तो ऐसे ही कट कर दो, H2 तो बन ही नहीं रहा, कट कर दो, ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, करने मत बैठ जाना, ठीक है। डी वाला देखो, इसमें साथ में O2 भी बन रहा है, O2 बनता है क्या, नहीं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज बेटा सी, समझे। कोई प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको। चलो एक चीज और बची है वो भी बता देते हैं आपको इसी के बाद। चलो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस स्लाइड पे हम लोग इस चीज को समझेंगे। आपने ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ देखा, बहुत ही वाइगरसली रिएक्ट करता है ना, तभी हीट एनर्जी रिलीज कर पाता है। चलो अगला देखते हैं हम,
कि जब ये स्लैग्ड लाइम आपका बोले तो CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम जब आपका बन जाता है ना, जब बन जाता है ना, इसी को हम लोग यूज करते हैं फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक, इसी का सॉल्यूशन जो होता है स्लैग्ड लाइम का, इसी को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको जब यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए तो कुछ दिनों में 1 to 2 डेज इस प्रोसेस को लगते हैं। ये जो होता है ना CaOH ट्वाइस, ये आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन होता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है। तो ये जो CaOH ट्वाइस जो हम व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं ना वॉल्स पे, ये वॉल्स क्या करती है एटमॉस्फेरिक में, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और क्या बनाती हैं बेटा? CaCO3। अभी आपको नया सुनने को मिला होगा, है ना? बताती हूँ मैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, मार्बल बताया ना? ठीक है, तो ये आपका बनेगा, साथ में H2O। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन यूज होता है तो आप बता दोगे। इसका रिएक्शन अगर आपसे CO2 के लिए पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बनता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। समझ पा रहे हो? इस हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को देखने वाले हैं जो कि क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको बेटा क्या बोलते हैं? डीकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ये डीकॉम्बिनेशन से मेरा मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होती है ये रिएक्शन। ऑपोजिट मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते थे। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इसका अपोजिट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा कि देखो क्या मैंने बोला था उसमें, A+B मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। अब मैं बोल रही हूँ डिकम्पोजिशन इसका अपोजिट है। अपोजिट जानते हो ना, तो अपोजिट का मतलब ये रिएक्शन पलट दो, ये रिएक्शन क्या कर दो, पलट दो। अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूँ कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है टूट कर 2 या 3 है ना प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। आप देखते ही पहचान जाओगे। अगर कोई एक चीज टूट के 2-3 प्रोडक्ट्स दे रही है तो वो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन देखो, डीकॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसका बहुत फेमस नाम डीकॉम्पोजिशन ही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ डीकॉम्पोजिशन ही याद रखना है। बट याद कैसे रखना है कि कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन। किसका उल्टा? कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में तो देखो याद रहेगा, कंबाइन आपको नाम से याद हो जाएगा कि कंबाइन करती हैं चीजें, कंबाइन करके एक सिंगल चीज बनती है। डीकम्पोजिशन को आप ऐसे याद रखना कि उल्टा हो जाएगा। तो जैसे आप उल्टा सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा एक सब्सटेंस होगा वो टूटेगा। ठीक है, एक सब्सटेंस जो होगा वो टूटेगा और टूट के 2-3 कितने भी प्रोडक्ट्स बना सकता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फर्दर इसके आगे जाएंगे हम इस टॉपिक में। क्या होगा? रिएक्शंस। क्या होगा? रिएक्शंस इन which a single product decomposes का मतलब होता है टूटना, है ना, बिखरना। decomposes to give 2 or more products। कितने? 2 या 2 से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा है, रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस लिखना ज्यादा सही है, वरना प्रोडक्ट से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर भी प्रोडक्ट, तो इन विच अ सिंगल सब्सटेंस decomposes to give 2 or more products। ठीक है, अच्छा एक बात अब सुनो, किसी चीज को मैंने क्या बताया था, किसी चीज को तोड़ने में क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको। हम लोगों ने देखा था एनर्जी चेंजेस में कि जब भी बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना पड़ता है, बॉन्ड्स को जब भी ब्रेक करना होगा तो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं दे रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डीकम्पोजिशन करवाना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए भाई किसी भी चीज को, मान लो आपको ही तोड़ना है किसी चीज को, तो आप हैमर से अगर उसको तोड़ रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी ना, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। उसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस को, किसी है ना, हाँ, किसी कंपाउंड को आपको डीकम्पोज करवाना है तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और हमने देखा है अगर किसी भी रिएक्शन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं?
एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा हमेशा ही आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली बोल सकती हूँ दैट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंड ऑलवेज एंडोथर्मिक, जनरली एंडोथर्मिक। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो होंगी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे एंडोथर्मिक ही होंगी। ठीक है, इसीलिए जब मैं आपको एंडोथर्मिक पढ़ाई थी ना, तब मैं आपको बोली थी वहां पर किसी एग्जाम्पल में कि डीकॉम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, अब तो हम लोग डीकॉम्पोजिशन समझ चुके हैं, तो इस बात को यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। देखो, आप फर्दर नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर भी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, इन सबको सॉल्व करके आपके लिए डालूंगी। बट फिर वही बात है, प्रेफर करो आप अपने खुद के नोट्स बनाना। ठीक है, मैं नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, बट उसको एक ऐसा मत ले लेना कि नोट्स तो है, क्योंकि उससे आप पढ़ोगे नहीं। मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप फोटोकॉपी, वो क्या कहते हैं, प्रिंट आउट करवा लोगे उसको, तो प्रिंट आउट हो जाएगा तो फिर वो रख लोगे। लेकिन कोई भी चीज़ आप जब अपने हाथ से लिखते हो तो आपको ज़्यादा याद होती है। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, तो आप खुद से ही बनाना, देखते हुए लेक्चर अगर आपको बनाना अच्छा लगता है तो आप लिख लो, या फिर जहाँ से भी आप लेक्चर बना रहे हो, ठीक है, नोट्स को रेफर कर लेना, आंसर राइटिंग कैसे हुई है उसको देखने के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, क्या मैं बता रही थी आपको, हाँ, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, आर व्हाट, एंडोथर्मिक, जनरली एंडोथर्मिक ही होती है। ठीक है, हमें हमेशा एनर्जी को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। चलो, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं। किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करवाना है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में एंडोथर्मिक है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आप 3 तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हो, वो एनर्जी आप 3 वेज में प्रोवाइड करवा सकते हो। देखो कौन कौन सी, थर्मल मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, टेम्परेचर हीट कर दो, उसको हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी एक एक पॉइंट को खोल के डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगी। अभी एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। फोटोलिटिक, सनलाइट समझ लो। ठीक है, फोटोलिसिस क्या, सनलाइट में हम लोग उसको रिएक्शन को करवाएंगे। समझ पा रहे हो, हम 3 तरीके से प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। एक तो टेम्परेचर मतलब हीट करवा दें, किसी जिसको भी ब्रेक करवाना, जिसका भी डिकॉम्पोजिशन करवाना है उसको हीट कर दो। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा दो। कैसे, अभी देखेंगे, अभी एग्जांपल आएगा आपके लिए। ठीक है, तीसरा सनलाइट। 3 तरीके से नाम, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आपको पढ़नी है, आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़नी है, आपको फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़नी है। सबकी सब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस देखते जाओ। ठीक है, समझ में आया, इसको तो स्टेटमेंट में लिखने की नीड नहीं होगी ना। चलो, हाँ, चलो अगला आपके लिए जो स्लाइड है आप देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कितने लोग लिख सकते हैं, ये बताओ, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कितने लोग लिख सकते हैं, जरा बताओ। फेरस सल्फेट, देखो फॉर्मूला देखो, FeSO4, क्या होगा, FeSO4। कैसे लिखा मैंने, फेरस क्या, देखो आयरन है ना, आयरन का नाम होता है ना लैटिन में फेरम, वहां से 2 बनते हैं ना, फेरस फेरिक, आपने पढ़े होंगे। तो जब +2 में Fe जो होता है आपका, जब +2 में होता है, भाई वैलेंसी पढ़ी है ना, वैलेंसी पढ़ी है आपने क्लास 9th में, नहीं पढ़ी है तो अभी सुनो। Fe जो होता है आपकी 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3। जब +2 में होता है तो हम उसको फेरस बोलते हैं, जब +3 में होगा तो फेरिक बोलेंगे। यहाँ पे फेरस बोल रहे हैं, दैट मीन्स +2 होगा, नाम से ही आपको इंडिकेट करता है। तो आप Fe लिखोगे, सल्फेट रेडिकल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और मैंने भी आपको इससे पहले पढ़ाया है अभी ना, Fe +2,
सल्फेट रेडिकल की वैलेंसी चार्ज कितना होता है -2, क्रिस क्रॉस करवा दो दोनों को ऐसे, कितना हो जाएगा, देखो माइनस है सल्फेट पे तो इसका मतलब ये नहीं कि Fe के नीचे -2 लगवा दोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना, ठीक है, Fe2SO4, अब ये ब्रैकेट में लगा के लिखना, ठीक है, इधर उधर नहीं। अब दोनों में सेम सेम है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो 2 नहीं लिखेंगे, हम सीधे FeSO4 लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला FeSO4 लिख के दिया है। समझ पाए बात? इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है तो अपनी एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक खोलो, देखो कैसे फॉर्मूले बनते हैं, अगर भूल गए हो तो देखो एक बार, ठीक है। चलो देखो, अब मैंने आपको ये बताया, अब क्या होता है, मैं इसके साथ डॉट में 7H2O लिख रही हूँ, बोलोगे आप ये क्या है? आई होप आपने इससे पहले इसका नाम सुना होगा, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसको, ठीक। थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा सा ये जो फेरस सल्फेट है मॉइस्चर होता है इनमें, ठीक। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये आपको आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा समझो इसके साथ ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक। अच्छा, ये है मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला तो सिर्फ FeSO4 ही था, ठीक है, जनरली हम लोग वैसे लिखते हैं, बट एक्चुअल में इसके साथ इतने मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड रहते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऊपर ध्यान से लिख देती हूँ, एक बार हट जाती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, अब मैंने आपको हेडिंग का मतलब समझाया है थोड़ी देर पहले, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, हम लोग हीट देंगे, हीट किसको देनी है? फेरस सल्फेट को, तभी तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FeSO4.7H2O लिख दो, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है नहीं हमारे पास, इसलिए मैं यहीं पे लिखूंगी और आप टेंशन नहीं लोगे, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगी, ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ आपके लिए। FeSO4.7H2O है, ठीक। क्या करवाना है? हीट करवानी है, हीट करवानी है बेटा, तो मैंने बताया था हीट करवाने के लिए आप एरो के ऊपर ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हो, है ना, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया था, प्लस लगा के हीट लिख दो, दोनों ही चीजें सेम ही चीज रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, बट हम वो लगाएंगे क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसे, और ये डेल्टा, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। चलो एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका ये जो आपका होता है ना फेरस सल्फेट, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। क्या कलर होता है इसका? ग्रीन। जब आप इसको हीट करवाओगे तो होगा क्या, देखो, जब आप इसको हीट करवाओगे, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आप हीट जैसे नॉर्मली सोचो, इसमें ज्यादा कोई केमिस्ट्री में सोचने की जरूरत नहीं, कॉमन सोचो, आप हीट करते हो, क्या होता है, कई बार पानी जल जाता है ना, पानी चला जाता है ना, तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड थे ना, ये भाग जाएंगे। क्या होगा? ये भाग जाएंगे, और क्या बनेगा, ये भाग जाएंगे और ये क्या बनाएंगे? Fe2O3, साथ में Fe2O3 बनेगा और SO2 और SO3। अब ये क्या नई चीज लिख दी मैंने, बताती हूँ, देखो, Fe2O3, SO2 और SO3, SO2 और SO3 तो होती हैं गैसेस, आपने शायद इनसे पहले इनके फॉर्मूला जब लिखना सीखा होगा तब SO2 और SO3 की बात वहाँ पे आई होगी, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस होती हैं, और जो Fe2O3 लिखा है मैंने, ये क्या है? दिस इज फेरिक ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? फेरिक ऑक्साइड, ठीक। फेरिक है तो मतलब Fe किस स्टेट में रहा होगा? +3 में, ठीक। अब आप सोचोगे मैं +3 कैसे है, मतलब +3 कैसे आया है, कैसे बोल रही हूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अभी मैं आपको अभी तो नहीं, आपके सिलेबस के ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना है, ठीक है। अभी आप इस चैप्टर में आगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे, ठीक है। उसी में थोड़ा एडवांस लेवल में हम जब जाएंगे, मे बी आप 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकलवाया जाएगा, ठीक है। वहां पर हम ये सब निकालना सीख लेंगे अच्छे से। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बता रही थी मैं? थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन देखो, एक हमने प्रोडक्ट लिया था
Fe2O3 बना, साथ में क्या बना, SO2 और SO3। एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल कंपाउंड 3 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये क्या बन गई, हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो गई। समझ पा रहे हो? और ये जो SO2 SO3 होती है ना, इनकी काफी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी आती है जब इसको लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, जब इसको डिकम्पोज करवाया जाता है तो काफी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी आता है। ठीक है, चलो भाई इंपॉर्टेंट है, इससे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है ना, उनको ऐसे हल्के में मत ले लेना कि बस ये तो लिखा हुआ है वही चीज पढ़ रहे हैं, आपको वो चीज पढ़नी है। ठीक है, जो भी लिखा है, जो भी रिएक्शंस है, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आप देख भी रहे हो, मैं हर टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर में आपको दिखा भी रही हूँ। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है ना। फॉर्मूला बनवाओ, चलो देखो, Ca कैल्शियम +2, कार्बोनेट में देखो CO3 कितना होता है, -2 होता है ना, क्रिस क्रॉस करवा दो तो बस CaCO3 बन गया। ठीक है, चलो फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको कैसे बनता है। CaCO3 इसका क्या करवाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट करेंगे डेल्टा, क्या बनेगा, याद रखना, ये बार बार यूज हो रहा है इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, CaO CO2 ये कैसे बनता है, ये आप आने वाले अपने अपकमिंग चैप्टर्स में अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जितना बता रही हूँ उतनी रिएक्शंस को मेमोराइज करो। ठीक है, वरना अगर वो चीजें भी यहाँ पे बताने लग जाऊंगी तो ये लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, आपको कुछ समझ में आएगा ना उसका कुछ फायदा निकलेगा। ठीक है, तो अभी इस चीज को समझो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऐसे समझ लो बेटा कि ये इसमें से एक O इसके पास रह गया, बाकी ये CO2 निकल गया। ऐसे लिख दूं ना, ऐसे एक O लिखा और ये बाकी C O और एक A2 रह गया, तो ये निकल के चला गया, भाग गया और CO बचा। तो देखो ना, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड आपका CaCO3 CaO और CO2 में टूटा कि नहीं, डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं, डेल्टा देनी पड़ी तो डेल्टा देनी पड़ी, हाँ, तो एंडोधर्मिक हुआ कि नहीं हुआ ना। चलो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो गया। अगला क्या है भाई, अगला कुछ लिखा है मैंने, हाँ देखो अगला देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आप कहोगे ये रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाई है, जब मैं बैलेंसिंग करवा रही थी तब इस रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। ईच एंड एवरी सिंगल रिएक्शन जो मैंने आपको किसी भी लेक्चर में करवाई है वो सब इम्पॉर्टेंट है, हर तरह से वही रिपीट हो के आगे पीछे ऊपर नीचे आती चली जा रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही पता होगा तभी आगे काम हो सकता है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखो जरा सा क्या हो रहा है। देखो बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, आप लोग 10th में आ गए हो, मे भी अगर आपको लेबोरेटरी के दर्शन करवाए जाएंगे कभी तो आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिली होगी या फिर मिलेगी आगे जाके। तो इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट डाला है, देखो ऐसे इन्होंने मार्क कर रखा है ना, लेड नाइट्रेट पाउडर होता है, लेड नाइट्रेट का इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब है, सॉरी टेस्ट, अरे भाई देखो टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी। ठीक है, और अगर आपको उसको बॉईल करना है ना तो टेस्ट ट्यूब पतली होती है, तो उसको वो थोड़ा उसका जो सरफेस होता है मोटा होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। सेम उसी तरीके की दिखती है बट थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी हष्ट पुष्ट होती है कि मतलब फट ना जाए, जैसे उसको एकदम पतली से लेके जाओगे तो वो चिटक जाएगी। ठीक है, तो बॉइलिंग ट्यूब और इसको पकड़ने के लिए टोंग्स। मैंने आपको एकदम खोल के पूरा डायग्राम बता दिया, आप समझ में पा रहे होगे। ठीक है, चलो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, मैंने फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला बताओ। चलो हम लिख देते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट का क्या करवाना है, डिकम्पोजिशन करवाना है। डिकम्पोजिशन मतलब डेल्टा। प्रोडक्ट्स मैं बता देती हूँ आपको क्या बनेंगे, PbO लेड ऑक्साइड, साथ साथ NO2, उसके साथ O2। अब याद आया, इसको हमने जब बैलेंसिंग करवाई थी तब मैंने इसको इक्वेशन को लिया था, याद आया। इसको हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से भी किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया था, याद है, मुझे तो कोफिशिएंट्स भी याद है। ठीक है, अगर आपने कॉपी पेन लेके किया होगा तो आपको भी कोफिशिएंट्स कितने आए थे याद होंगे। बताऊं मैं कितने आए थे, याद है मुझे, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपके साथ सॉल्व किया था, और आपको अगर याद नहीं है तो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर देखा था और उसके बाद इस लेक्चर को बंद कर दिया था और अब आप नोट्स चाहते हो। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 2। ठीक है, चलो तो ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, द एमिशन में हट जाऊँ 1 मिनट, देख लो, चलो रिएक्शन अपने क्वेश्चन को एक बार देख लो।
चलो आप पढ़ते हैं साथ में। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखो वही फिगर है जो अभी आपने देखा था ना, मैंने भी जब पढ़ाया आपको, वही फिगर है। बर्नर है, लेड नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब में ले रखा गया है, ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रीड करो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्राउन फ्यूम्स, राइट। तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो गया। बी को पढ़ने की फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्या बोल रहा था, लेकिन चलो देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, नहीं लेड ऑक्साइड नहीं, तो गलत है ना, NO2 देता है ब्राउन फ्यूम्स। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ये तो अभी आपको पता ही नहीं होगा, तो काटो इसको, है ना, ऑक्सीडेशन ये तो नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है, हट गई मैं भाई, देख लो एक बार अपने क्वेश्चन को, एकदम लेटेस्ट है, एकदम ताजा 2023 का। क्या है क्वेश्चन, अ मेटल नाइट्रेट A ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड, okay, along with evolution of a brown colored gas B and a colorless gas which helps in burning, okay, N है यहाँ पे। चलो aqueous solution of A when reacted with potassium iodide forms a yellow precipitate। चलो आइडेंटिफाई करना है A और B का। तो मेटल नाइट्रेट हीटिंग होती है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, एवोल्यूशन होती है ब्राउन कलर्ड गैस का। जरा ऊपर ये वाला रिएक्शन देखो तो कुछ ऐसा ही तो है, नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, ठीक है, क्या करता है, लेड मेटल ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स बनाता है। लो इसी रिएक्शन की बात हो रही है ना, फिर से घुमा के पूछ लिया। तो मेटल नाइट्रेट ए आइडेंटिफाई कर देंगे, क्या होगा ए, PbNO3 का होल ट्वाइस, हो गया। बी बोल रहा है एक ब्राउन कलर्ड गैस NO2, बी क्या हो गई हमारी NO2। लो पहला वाला तो हमने कर दिया। चलो नेम द गैस, नेम द टाइप्स ऑफ बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द अबव स्टेटमेंट। पहला जो रिएक्शन हो रहा है, पहला रिएक्शन क्या हो रहा है, पहला रिएक्शन क्या हो रहा है, इसको हीट कर रहे हैं, 2PbO बन रहा है, ये 2 था ना, प्लस 4NO2 बन रहा है, प्लस O2 बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बताया किस तरीके की रिएक्शन है, ये जो आपको नजर आ रही है किस तरीके की रिएक्शन है, किस तरीके की रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन। क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना था बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन लिखना था आपको। और दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली पढ़ लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए, यानी इसी का एक्वस सोल्यूशन, किसका, ए का। ए कौन है, ए कौन है, PbNO3 ट्वाइस ही तो है, यहाँ नहीं लिख रही मैं, वहाँ आपको दिखेगा नहीं। चलो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका एक्वस सोल्यूशन में क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है फॉर्मूला पोटेशियम आयोडाइड का, KI होता है ना, पढ़ा है ना, क्या बनाता है, फॉर्म से येलो PPT, किसकी PPT, किसकी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT बोल देते हैं, ठीक है। साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, याद है ना, इसको रिएक्शन को एक्टिविटी 2 आपकी NCERT की इंट्रोडक्शन वाले में करवा दी थी मैंने, ये इसी का येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना। बोल रहा है ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये अभी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी आपको अपकमिंग लेक्चर्स जो है आपके, उसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में समझा दूंगी। बाकी इसके 3 पार्ट्स तो देखो हो रहे थे ना, चलो। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। इस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, नोट्स बना लेना। आप हमारे नोट्स, जो मेरे नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, उसके लिए हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो करना, सर्च कर लेना सुपर क्लास 001। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय फॉर दिस लेक्चर।